चलो लास्ट क्लास यहीं छोड़े थे, यहीं से बात शुरू करते हैं कि एक ब्लॉक है जिसका हाइट h है, विड्थ w है, ठीक है। इसको v रफ्तार दे दिए, इसको v रफ्तार दे दिए, तो ये कुछ दूर जाके रुक जाता है। ये तो रुकता ही है क्योंकि फ्रिक्शन पीछे एक्ट करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये कुछ दूर जाके रुक जाएगा। इसमें किसी को कोई शक? अरे है कि नहीं? पीछे की तरफ एक्सेलेरेशन हो जाएगा म्यू जी, और वेलोसिटी आगे की तरफ है तो डीएक्सेलेरेट होके ये रुक जाएगा। सिंपल सा फंडा। बट अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो आप कैसे बनाते हो जनरली? यहां से mg, यहां नॉर्मल, चूंकि इस डायरेक्शन में मोशन नहीं है तो नॉर्मल और mg इक्वल होगा। अरे होगा। जमीन पे एक पॉइंट ले लेते हैं, यहां पे फिक्स है जमीन पे, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। अरे होगा। और नॉर्मल और mg का टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। मतलब उस पॉइंट के अबाउट इस बॉडी पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या है? 0। मतलब उस पॉइंट के अबाउट इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या रहना चाहिए? कंजर्व। तो शुरू में एंगुलर मोमेंटम लिखो इस पॉइंट के अबाउट, r क्रॉस v, अंदर की तरफ, अंदर कोई प्लस ले लेते हैं। और दूरी कौन सा काम में आता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये वेलोसिटी का लाइन है ना, तो ये दूरी काम में आएगा। कितना आएगा? हाँ, h/2, ठीक है। तो क्या लिखोगे एंगुलर मोमेंटम? mv h/2, अंदर की तरफ को प्लस ले लिए। अच्छा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या है? 0। उसी पॉइंट के अबाउट फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या है? 0 है। अच्छा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम 0 है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो इस पॉइंट के अबाउट नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या है? 0। बट स्टिल एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? चेंज हो गया। हाउ इज इट पॉसिबल? सवाल पहले समझ में आया? बिना एक्सटर्नल टॉर्क के सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कैसे बदल गया? अच्छा, यहां पे एक और टर्म होता है, पता है? किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लिखते हो तो क्या लिखते हो? एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, mRc क्रॉस vc, वो वाला टर्म ये है। और आई ओमेगा, तो ये घूम तो रहा नहीं है, तो आई ओमेगा वाला टर्म क्या हो गया? 0। बाद में ये चुपचाप जाके रुक गया तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम 0। अब इस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या है? नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या है? पी के अबाउट। और एंगुलर मोमेंटम में चेंज आ गया। अगर ऐसा हो गया तो ये जो आपका लॉ है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू dl/dt, ये तो गड़बड़ हो गया। अरे ये तो गड़बड़ हो गया। बताओ कहां गड़बड़ है? कोई समझा सकता है? अच्छा, सेंटर ऑफ मास कैसा फ्रेम है यहां पे? एक्सेलरेटेड कि नॉन एक्सेलरेटेड? कांस्टेंट से जा रहा है, फ्रिक्शन के कारण रुकेगा बनेगा गधा। एक्सेलरेटेड फ्रेम, लेकिन एक्सेलरेटेड फ्रेम में भी टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगा सकते हैं, याद आ रहा है? एक्सेलरेटेड सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में भी टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगा सकते हैं। क्यों? सूडो उसी से पास करते हैं। तो सब याद रखना, भूलना नहीं। चलो, यहाँ गड़बड़ क्या? कोई बता सकता है? कोई ट्राई कर सकता है? गड़बड़ तो है, गड़बड़ तो है। कहाँ है, क्यों है, कैसे है, ये बताओ। देखो, mg का तो नेट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेंटर ऑफ मास ही होता है ना?
लेकिन नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करे ऐसा जरूरी नहीं है। अब बोलोगे अच्छा सर सॉल्व नहीं हो रहा इसलिए ऐसा बोल रहे हो क्या? नहीं, हम आपको याद दिला रहे हैं कि ट्रांसलेशन, जब हम ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ रहे थे तो फोर्स कहाँ लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता था। याद करो, इसमें सिग्मा एफ एक्सटर्नल इक्वल टू MACM में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का कोई मायने नहीं है। लेकिन जब रोटेशनल इफेक्ट पढ़ते हैं तो फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मायने होता है। अरे होता है ना। मतलब mg का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तो सेंटर ऑफ मास होता, प्रूफ कर दिए। फ्रिक्शन तो नीचे से ही लगेगा, उसी सरफेस के अलॉन्ग लगता। नॉर्मल में ही पंगा किस में है? नॉर्मल। एक्चुअली में यहां इस केस में नॉर्मल यहां ना लग के कुछ इधर से लगता, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर शिफ्ट इसलिए करा दे रहे हो कि सॉल्यूशन नहीं आ रहा? नहीं, लॉजिक के साथ बताएंगे कि नॉर्मल क्यों शिफ्ट होता है ना। लॉजिक के साथ बताएंगे कि नॉर्मल क्यों शिफ्ट होता है। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया नॉर्मल शिफ्ट हो गया मान लो। लॉजिकली सोचो। इसी बॉडी को ध्यान से देखते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना। mg फ्रिक्शन, और अभी नॉर्मल नहीं बनाते, ठीक है। जब ये आगे चल रहा है तो ये स्लो डाउन हो रहा है ना, रफ्तार कम हो रहा है। अच्छा ध्यान से अगर आप सेंटर के अबाउट इस बॉडी पे लगने वाला सारा टॉर्क चेक करो तो mg का तो कोई टॉर्क होगा नहीं क्योंकि mg उसी पॉइंट से पास कर रहा, लेकिन फ्रिक्शन का टॉर्क होगा। और वो इसको कैसे घुमाना चाहेगा? ऐसे। अरे सेंटर के अबाउट फ्रिक्शन इसको ऐसे घुमाना चाहेगा ना। क्यों? क्योंकि अगर टॉर्क लिखोगे तो R क्रॉस F बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ, अंदर, तो ये ऐसे घूमना चाहेगा ना क्लॉकवाइज में। अच्छा जब आप इस बॉडी को स्लाइड करके फेंकते हो तो क्या घूम जाता है? अगर हम बोले कि घूमा नहीं है, सीधा स्लाइड करके गया, तो क्या ये घूमा है? नहीं घूमा। दैट मीन्स कोई ना कोई और फोर्स है जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है। अगर सिर्फ यही टॉर्क होता तो ये बॉडी घूमता भी। समझ में आया? मतलब अगर आप ध्यान से सोचो तो ये फ्रिक्शन इसको ऐसे घुमाना चाह रहा है तो इधर। अच्छा ये बताओ, ये जो हम लोग नॉर्मल दिखाते हैं, पहले थोड़ा सा पीछे की बात करते हैं, न्यूटन्स लॉ में जो पढ़ाए थे, हम जो नॉर्मल दिखाते हैं वो ऐसे दिखाते हैं, पुशिंग। अच्छा क्या ये नीचे का सरफेस सिर्फ एक ही जगह फोर्स लगा रहा है क्या? पता है ना कि नॉर्मल तो हर जगह लग रहा है, ढेर सारा फोर्स लग रहा होगा। याद आ रहा है? अरे जो जो पॉइंट कांटेक्ट में होगा सब जगह नॉर्मल लग रहा होगा, बट हम सारा नॉर्मल ना दिखा के उनका रिजल्टेंट दिखा लेते हैं। याद आ रहा है? और अगर आप रिजल्टेंट की बात कर रहे हो और आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम को भी ध्यान में रख रहे हो तो आपको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ट्रांसलेशन में कोई पंगा नहीं था पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, थोड़ा उधर बना लो थोड़ा इधर बना लो, कोई पंगा नहीं था। लेकिन रोटेशन में पंगा है, क्योंकि अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन शिफ्ट करोगे तो टॉर्क अलग अलग आएगा। अरे आएगा ना। तो होता क्या है कि ऐसा जब ये जमीन पे चुपचाप रखा हुआ है तो सेंटर के अबाउट देखो, mg का कोई टॉर्क नहीं है, ये जमीन पे रखा हुआ है। और नॉर्मल अगर इधर से लगेगा तो इसको इधर घुमा देगा, और नॉर्मल अगर इधर लगेगा तो इधर घुमा देगा। इसलिए जब ये चुपचाप पड़ा होता है तो नॉर्मल और mg एक ही लाइन में लगता है। लेकिन हमेशा ऐसा लगे जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये ऐसे जैसे मूव करना शुरू किया, फ्रिक्शन पीछे लग रहा, ये फ्रिक्शन इसको टॉर्क कैसे देगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब कोई ना कोई फोर्स तो होगा जो सेंटर के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन देगा, सॉरी टॉर्क देगा, और वो फोर्स कोई और नहीं नॉर्मल है। और बोलोगे सर नॉर्मल शिफ्ट कैसे हो जाएगा? कोई लॉजिक तो दीजिए, अच्छा आप जमीन को पुश करो हल्का से तो जमीन भी आपको उतने फोर्स से पुश करेगा कि आप हल्का से पुश करो और ये लगा दिया बूम ऊपर,
और जोर से पुश करोगे तो क्या आपका पैर अंदर धंस जाता? नहीं, मतलब जमीन का फोर्स भी बढ़ गया होगा, बिकॉज नॉर्मल इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अब जैसे ही ये फ्रिक्शन इसको घुमाने की कोशिश करेगा, ध्यान से सुनना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, जैसे फ्रिक्शन इसको घुमाने की कोशिश करेगा तो ये वाला हिस्सा जमीन को जोर से पुश करेगा और ये वाला हिस्सा थोड़ा कम जोर से पुश करेगा। अरे फ्रिक्शन इसको ऐसे घुमाना चाह रहा है, ये ऐसे मानो मानो मानो, कोई डब्बा दो, ये डब्बा, ये है ना, अगर इसको ऐसे रखोगे तो हर जगह बराबर बराबर नॉर्मल लग रहा है, ताकि नेट नॉर्मल बीच से पास करे। लेकिन हम इसको इधर दबा रहे हैं ऐसे, तो देखो इधर वाला हिस्सा उठ रहा है, मतलब इसका क्या मतलब है, इधर नॉर्मल बढ़ा होगा और इधर नॉर्मल कम हो गया होगा। बेसिकली हुआ क्या होगा, जब ये ऐसे घूमने का कोशिश करेगा तो ये हिस्सा जमीन को, मतलब कांटेक्ट छूटा नहीं है लेकिन थोड़ा सा तो लूजली कांटेक्ट हो जाएगा और इधर वाले हिस्से पे कांटेक्ट बढ़ जाएगा। तो अब जो आपका नॉर्मल होगा वो कुछ ऐसे लग रहा होगा। इधर कम और उधर ज्यादा, जिसके कारण ओवरऑल जो इसका इफेक्ट है वो सेंटर से पास ना करके कुछ ऐसे पास कर रहा हो, है ना। तो आप बोलोगे सर क्या आप काम हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। इस पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क इधर कितना हो गया? 0। mg का टॉर्क कुछ किधर? क्लॉकवाइज। अरे mg का टॉर्क क्लॉकवाइज और नॉर्मल का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, नॉर्मल और mg मैग्नीट्यूड में क्या होगा? बराबर। अच्छा, किसका टॉर्क ज्यादा होगा आप ही सोचना। mg का जो टॉर्क है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और नॉर्मल का जो टॉर्क है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो किसका टॉर्क ज्यादा होगा, नॉर्मल का कि mg का? नॉर्मल का टॉर्क ज्यादा हो। इस पॉइंट के अबाउट चेक करो, नॉर्मल का टॉर्क ज्यादा। अरे मैग्नीट्यूड में तो दोनों mg ही है ना, तो mg यहां से पास कर रहा और इस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और नॉर्मल इधर चला गया तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो mg का जो क्लॉकवाइज टॉर्क है उससे ज्यादा नॉर्मल का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। मतलब इस सिस्टम पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क है ना। मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। मतलब अगर एंगुलर मोमेंटम पहले कैसे था, क्लॉकवाइज में था, देखो ना, एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज में था और टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज में, तो क्या करेगा वो? एंगुलर मोमेंटम को खत्म करेगा। अरे खत्म करेगा, बिकॉज टॉर्क इक्वल टू, और इस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क है। समझ में आया? बिल्कुल। और ऐसा ही कहानी एच सी वर्मा के लास्ट में लिखा हुआ है कि एक स्फीयर को जब जमीन पे रोल कर देते हैं, जमीन पे रोल कर देते हैं, तो ध्यान से सुनो। मान लो ये वेलोसिटी ऐसे इसका, जमीन पे रोल कर दिए। अरे जमीन पे रोल कर दिए ना, तो ये रोल करते 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 रुक जाता है, रोल करते करते रुक जाता है। लेकिन अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो जैसे इसको रोल करोगे, इसको रोल करोगे, ठीक है, इसको जैसे ही रोल करोगे तो क्या होगा बताओ? ये रुक जाता है। क्यों रुकता है समझा? देखो ओमेगा इधर है, ठीक, अरे ओमेगा इधर है। होता क्या है कि ये हिस्सा बिल्कुल ऐसा रहता नहीं है, थोड़ा सा हो जाता है फ्लैट, है ना। और ये जब रोल कर रहा है तो इधर ज्यादा पुश होता है और इधर कम, जिसके कारण नॉर्मल किधर लगने लगता है? ये नॉर्मल एंटी क्लॉकवाइज में टॉर्क देके ओमेगा को कम करता है और जमीन से लगने वाला फ्रिक्शन इस v को कम करता है। अच्छा बोलोगे सर फ्रिक्शन तो ओमेगा को बढ़ा रहा, हाँ फ्रिक्शन ओमेगा को बढ़ा रहा होगा, लेकिन ये नॉर्मल ओमेगा को कम कर रहा होगा, इसीलिए धीरे धीरे चलते चलते स्लो डाउन होके रुक जाता है। हाँ अगर ये परफेक्टली रिजिड होता तो ये कभी नहीं रुकता, जो प्रूफ कर चुके हैं हम लोग कि एक बार प्योर रोलिंग स्टार्ट होता है तो फ्रिक्शन लगना बंद। अरे परफेक्टली रिजिड होता तो एक बार प्योर रोलिंग स्टार्ट हुआ तो फ्रिक्शन लगना mg यहाँ
नॉर्मल यहाँ, ठीक है। ये टॉर्क देगा क्या सेंटर के अबाउट? नहीं देगा, मतलब ओमेगा क्या रहेगा? कांस्टेंट। और भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो v बराबर ओमेगा आर हमेशा मेंटेन रहेगा और ये रोल करता रहेगा, लेकिन उसके लिए बॉडी को परफेक्टली रिजिड होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? परफेक्टली रिजिड। बट एक्चुअली में परफेक्टली रिजिड होता नहीं। अच्छा, इसके रुकने का रीजन समझ में आ गया? इस पे टॉर्क है ना, जो इसके एंगुलर मोमेंटम को कम कर रहा, ठीक है, पक्का? तो यहां तक सब बात को जल्दी से नोट करो, जल्दी से। देखो सवाल क्या है कि एक ब्लॉक है फ्रिक्शन वाले सरफेस पर रखा हुआ, फ्रिक्शन काफ़ी है वहाँ, है ना। एक ब्लॉक है फ्रिक्शन वाले सरफेस पर रखा हुआ, फ्रिक्शन सफिशिएंट है जो इसको स्लाइड करने नहीं देगा। विड्थ दिया हुआ, हाइट दिया हुआ, और यहाँ से L हाइट ऊपर एक फोर्स F लग रहा है। क्या लग रहा है? F। तो आपको बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F सो दैट ब्लॉक डज नॉट टॉपल, सो दैट ब्लॉक डज नॉट टॉपल, ठीक है। स्लाइड नहीं करेगा, अगर ऊपर से बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दो, टॉपल तो कर सकता है ना। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स F सच दैट ब्लॉक डज नॉट टॉपल, मतलब उससे ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ब्लॉक क्या हो जाएगा? टॉपल कर जाएगा। टॉपल का मतलब समझते हो? एक बोतल को रखो, ऊपर से थोड़ा सा धक्का लगाओ, क्या होता है? कल्टी मार देता है। बोतल है वहाँ तो देखो, तो पानी वाला बोतल है, लेके आओ, भर के लाना थोड़ा, या किसी और के पास है तो वो भी चलेगा, कोई भी बोतल। ध्यान से देखना, बिल्कुल ये बोतल है, पानी भरा हुआ। अगर हम यहाँ फोर्स लगाते हैं, देखना ये चलने से पहले टॉपल ले कर जाएगा। देख, चला नहीं ना, टॉपल कर गया, टॉपल कर गया ना, पलटी मार दिया। और नीचे से अगर लगाते हैं तो चल गया, टॉपल नहीं किया। यहाँ से लगाएंगे तो हो सकता है टॉपल कर जाए, है ना। वही बताना है कि चलो ये भी कुछ ऐसा हैवी है कि आप यहाँ से मूव करोगे ना तो ये स्लाइड ना करके क्या कर जाएगा? स्लाइड ना करके क्या करेगा? टॉपल कर जाएगा। तो आपको बताना मैक्सिमम कितना फोर्स लगाएं कि ये जस्ट टॉपल करे, टॉपल नहीं करे। उससे ज़्यादा, जैसे यहाँ तक देखो अब टॉपल करने लगा, और जैसे इसे ज़्यादा लगाएंगे तो टॉपल कर गया। तो वही बताना है कि वो मैक्सिमम कितना फोर्स लगाएं कि टॉपल नहीं करे। बात समझ में आया? सवाल देखो ना, बिना स्लाइड किए भी टॉपल कर सकता है, कोई दिक्कत? पक्का? चलो चलो देखो, फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहला काम है ना। इधर mg, ठीक है। जब आप पुश करोगे तो ये इधर घूमने का टेंडेंसी होगा, तो नॉर्मल क्या होगा? शिफ्ट होगा। और पुश करोगे तो और टेंडेंसी बढ़ेगा, तो नॉर्मल और शिफ्ट होगा। लेकिन नॉर्मल मैक्सिमम कहाँ तक शिफ्ट होके जा सकता है? अरे एंड तक। यहाँ थोड़े नॉर्मल लगेगा, तो नॉर्मल यहाँ लग रहा, एकदम टॉपलिंग का कंडीशन लेके चल रहे हैं, है ना, कि जब आप अब इससे ज़्यादा लगाएगा तो नॉर्मल आगे शिफ्ट हो रही होगा। तो ये mg, ये नॉर्मल, ये f। अच्छा, ये आगे मूव नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन पीछे। कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। कोई दिक्कत? इक्वेशन लिखना स्टार्ट करो। इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो n बराबर mg। हॉरिजॉन्टल में कोई मोशन नहीं है तो f बराबर f। अरे f बराबर f, हॉरिजॉन्टल में कोई मोशन नहीं। अच्छा, ये जस्ट टॉपल करने वाला, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिख लो। सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो नेट टॉर्क होगा वो कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि टॉपल किया नहीं है, अभी घुमा नहीं है, जस्ट घूमने वाला। तो नेट टॉर्क लिखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट। mg का टॉर्क 0, f का टॉर्क f इंटू एच बाय 2। किधर? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कोई प्लस ले लेते हैं, एफ एच बाय 2। उस f का टॉर्क क्लॉकवाइज माइनस एफ एल माइनस एफ एल, और नॉर्मल का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी एफ एल भी तो पॉजिटिव में ही है ना,
एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव है, तो नॉर्मल इंटू W/2 इक्वल टू 0। अरे होगा, नेट टॉर्क 0 होगा। चलो सारा वैल्यू पुट करते जाओ, F का वैल्यू पुट कर दो, F H/2 प्लस L माइनस N को क्या लिख सकते हो, mgW/2 बराबर 0। तो F बराबर mgW/2 इंटू H/2 प्लस L। पहले लिखो फिर समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। देखो यहां से क्या क्या क्लियर हो रहा है। अगर W छोटा कर दो तो फोर्स छोटा हो जाएगा, मतलब जिसका बेस छोटा है उसको टॉपल करना आसान है। कैसे, एक पतला डंडा खड़ा कर दो और एक बड़ा सा खंबा वाला मोटा वाला डंडा खड़ा कर दो, किसको टॉपल करना आसान होगा? दोनों का हाइट सेम रखना, दोनों का हाइट सेम रखना, खंबा को। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा? मतलब अगर विड्थ ज़्यादा है बेस का तो उसको टॉपल करना मुश्किल, हाइट ज़्यादा है सेंटर ऑफ मास का तो फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा, यानी टॉपल करना आसान। बस का सेंटर ऑफ मास ऊंचा होता है, कार का सेंटर ऑफ मास नीचे होता है, इसलिए बस पलटी ज़्यादा मारता है। अरे बस पलटी ज़्यादा मारता है, समझ में आया? फार्मूला 1 कार देखे हो जो बिल्कुल ज़मीन में सटा होता है, हाइट कितना कम होता है और चौड़ाई देखो कितना ज़्यादा होता है उसका, होता है, क्योंकि वो जब टर्न मार रहा है तो उसके टॉपल होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। अभी वो भी समझा देंगे कार वाला, है ना? तो जितना उसका विड्थ ज़्यादा होगा उतना टॉपलिंग का चांस कम, जितना हाइट ज़्यादा होगा सेंटर ऑफ मास का उतना टॉपलिंग का चांस ज़्यादा, और जितना ऊपर फोर्स लगाओगे उतना टॉपलिंग का ज़्यादा। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल सुमो रेसलिंग देखे हो, हाथी जैसा आदमी लड़ता उसमें, ठीक है, चड्डी पहन के, जापानी रेसलिंग। अब पता नहीं, देखना सुमो रेसलर, ऐसे भी यूट्यूब पे सर्च मारोगे सुमो रेसलर, बहुत मोटा होता है तो उसका विड्थ ज़्यादा है, उसको पलटना मुश्किल होगा। दूसरा जब वो लोग लड़ता है ना, नहीं जब वो लड़ता है तो देखना वो कैसे खड़ा होगा, ऐसे ना, पैर ऐसे पास रख के नहीं, ऐसे स्क्वाट पोजीशन में खड़ा होता है। देखना जब वो आपस में धक्का मुक्की कर रहा ना स्क्वाट पोजीशन में, क्या होता है, उसका पैर फैलाने से उसका विड्थ ज़्यादा हो गया, बेस एरिया अरे ज़्यादा हो गया ना, तो उसको पलटना मुश्किल होगा, ऐसा करके धक्का मारता, देखना स्क्वाट पोजीशन में आके। समझ में आया? देखना जाके स्क्वाट पोजीशन में क्यों खड़ा होता है, ठीक है। कोई आदमी जब झुक जाए तो उसको धक्का मार के गिराना मुश्किल, अगर वही आदमी खड़ा तो आसानी से धक्का मार के गिरा सकते हो, ठीक है। अरे ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? पक्का नोट करो। यहीं से सचिन को बैकफुट पंच खेलने, सबसे बेस्ट बैकफुट पंच खेलने वाले प्लेयर में से एक है सचिन तेंदुलकर। क्यों? क्योंकि उसकी हाइट कम थी, उसका बैलेंस बहुत अच्छा था। तेंदुलकर का सबसे फेवरेट शॉट मेरा कौन सा है? फ्रंट फुट ड्राइव नहीं, जब बैक फुट पर पूरा ऐसा पंच करता था ना, तब। समझ में आया? उस बैलेंस के पीछे का एक रीज़न ये भी था कि उसकी हाइट कम थी, ठीक है। सेंटर मास ऊपर होगा, उसको कलटना आसान। हाँ तो बस इसीलिए तो कहावत है, बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये कार का बैक व्यू है, मतलब कार अंदर जा रहा है ऐसे, वेलोसिटी किधर है? अंदर की तरफ। और ये जिस सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस क्या है? आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है उसका? आर। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अच्छा,
ये और इसके आगे भी एक व्हील होगा, और ये और इसके आगे भी व्हील होगा। ये जो इधर है सेंटर की तरफ है इसको बोलते हैं इनर व्हील, और इसको बोल लेते हैं आउटर व्हील। तो इनर व्हील पे जो नॉर्मल लग रहा है, अब ये मत बोलना कि सर इसी पे लग रहा है आगे वाले पे नहीं, दोनों का कंबाइंड जो इनर व्हील पे नॉर्मल लग रहा है वो कुछ ऐसा लग रहा है, NO, कोई दिक्कत। और आउटर व्हील पे जो नॉर्मल लग रहा है, सॉरी इनर व्हील पे जो लग रहा है उसको बोलते हैं NI, और आउटर व्हील पे जो लग रहा है NO, और दोनों व्हील के बीच का डिस्टेंस मान लो D, दोनों व्हील के बीच का डिस्टेंस मान लो D। R के रिस्पेक्ट में D बहुत छोटा है, ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं हो, ठीक है। R के रिस्पेक्ट में V बहुत छोटा है, यहां से mg। अच्छा, फ्रिक्शन किधर लगता है जब कार टर्न ले रहा होता है, अंदर की तरफ, वही तो सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, अरे है ना। तो मान लो इस पे फ्रिक्शन इधर लग रहा है F इनर, और इस पे फ्रिक्शन इधर लग रहा है F आउटर, ठीक है। अरे हाँ कि ना, अच्छा ये सेंटर मास का हाइट मान लो h, कार के फ्रेम में ही चले जाते हैं तो एक सूडो लगाना पड़ेगा, इधर कितना mv²/r। यहां तक में कोई दिक्कत, अरे यहां तक में कोई दिक्कत तो लिख डालो ना, पहला इक्वेशन तो लिख सकते हो NI + NO बराबर mg, NI + NO बराबर mg। अगेन यहां पर भी ध्यान से देखो तो सेंटर के अबाउट ये फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन इसको इधर ऐसे घुमाना चाहेगा, अरे घुमाना चाहेगा, जिसके कारण इस व्हील का नॉर्मल थोड़ा कम होगा और इस व्हील पे नॉर्मल थोड़ा ज़्यादा होगा, नहीं होगा पूरा। ये अगर घुमाना चाह रहा सेंटर के अबाउट ये फ्रिक्शन, तो ये वाला ऐसा ज़्यादा जोर से पुश कर रहा होगा और ये थोड़ा कम जोर से पुश कर रहा होगा, तो NO ज़्यादा होगा कि NI, पहला सवाल। NO ज़्यादा होगा, आउटर व्हील पे जो नॉर्मल है वो ज़्यादा होगा, अभी तुरंत बताए थे, है ना, अरे है कि नहीं। चलो एक इक्वेशन ये लिख दिए, अगला इक्वेशन बताओ, FI + FO = mv²/r। FI + FO बराबर mv²/r। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू mω²r या mv²/r। कुछ कुछ याद आ रहा, अरे हाँ कि ना। अच्छा मान लो ये कार टॉपल कर रहा, जस्ट टॉपल करने वाला है, जस्ट टॉपल करने वाला है, तो क्या होगा, ऐसे पलटी मारेगा तो इनर व्हील का तो कांटेक्ट पक्का छूट गया होगा, है ना। एट द टाइम ऑफ टॉपलिंग NI बराबर 0, लिखते जाओ। चलो टॉर्क बैलेंस कर लें, टॉर्क बैलेंस कर लें, चूंकि अभी पलटा नहीं है, जस्ट पलटने वाला, तो नेट टॉर्क क्या होगा 0 होगा अभी तो, अरे है ना, ये घूम नहीं चुका, जस्ट पलटने वाला, तो नेट टॉर्क 0 होगा। सेंटर मास के अबाउट टॉर्क बैलेंस करके देखो तो, इन दोनों का टॉर्क क्लॉकवाइज है, FI और FO का, FI + FO, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है h, क्लॉकवाइज है ना, अरे हाँ कि ना। अच्छा NI तो जस्ट छूट चुका है, 0 हो चुका है, तो इसका टॉर्क का कोई मतलब है नहीं। इसका टॉर्क भी कैसे होगा, ये भी सेंटर से पास कर रहा है, तो टॉर्क 0 होगा, और mg का टॉर्क भी 0 होगा, तो सिर्फ क्या बचेगा आउटर व्हील का टॉर्क,
अरे बचेगा NO, ये दूरी d/2 इक्वल टू 0। अरे होगा। अच्छा, Fi प्लस Fo बराबर क्या होता है, mv²/r इंटू H माइनस NO प्लस Ni इक्वल टू mg। Ni 0 हो गया तो NO इक्वल टू mg। 0 m से m काट दो तो v बराबर क्या आ गया, √GdR, यार ऊपर चला जाएगा ना, बाय 2h। अरे होगा होगा, जस्ट टॉपल होने वाला। हाँ जस्ट टॉपल होने वाला तो मतलब उस साइड तो पक्का छूट गया होगा। हाँ तो फ्रिक्शन हटा दो, फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, आप 0 लिख दो, फिर भी तो वही आएगा। जो फ्रिक्शन है mv²/r तो उसी को देना पड़ेगा। अरे नॉर्मल 0 हो गया, फ्रिक्शन भी 0 हो गया उसका, ठीक है, लेकिन जो आउटर फ्रिक्शन है यहाँ पे भी तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब आउटर फ्रिक्शन ही तो पूरा का पूरा सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा, अगर सर्कल में घूम रहा है तो बात खत्म। नहीं समझ में? तो ठीक है इनर 0 हो गया, बट आउटर फ्रिक्शन ही तो दे रहा होगा, वो किसके बराबर होगा, mv²/r। अरे नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू mv²/r। कुछ नहीं समझ में आ रहा। यहां तक में कोई दिक्कत? अरे बताओ, कोई दिक्कत है? और यहाँ चूंकि सूडो लगाए हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स पिक्चर में नहीं आएगा। सूडो लगाए हैं तो आप ये समझो कि आप कार पे बैठे हुए हो ना, तो इधर का जो नेट फोर्स होगा वो इधर के फोर्स के बराबर होगा। एक्चुअली हम सूडो यूज़ कर दिए। अरे होगा ना, हे भगवान। तो Fi प्लस Fo बराबर mv²/r, क्योंकि हम कार के फ्रेम में ही काम कर रहे हैं ना। और कोई दिक्कत यहाँ से है ना? Fi प्लस Fo बराबर mv²/r, या इसको ऐसे लिख दो, ज़्यादा बेटर है क्योंकि सूडो यूज़ किए हो, है ना। आपको दिक्कत? अभी भी कोई दिक्कत? यहाँ से √GdR/2h आ गया, है ना। अच्छा, अगर इससे ज़्यादा रफ्तार रहा तो कार टॉपल कर जाएगा। अरे कर जाएगा, कार टॉपल कर जाएगा। और एक और वेलोसिटी हम निकाले थे, याद करो, याद आ रहा क्या? ये किसके लिए था? फॉर सेफ टर्निंग विदाउट स्कीडिंग, फॉर सेफ टर्निंग विदाउट स्कीडिंग, स्कीड करके ना निकल जाए, ठीक है। और जनरली जब आप कैलकुलेट करोगे ना, जनरली, तो ये वैल्यू इससे पहले आ जाता है, मतलब ये वैल्यू इससे कम होता। जो बस के केस में होता है, इससे कम वैल्यू ये होता है। तो बस जनरली स्किड करके बाहर नहीं जाता, बस जनरली टॉपल कर जाता है ना। बस स्किड नहीं करता जनरली मोड़ पे, बस टॉपल कर जाता है, क्योंकि उसमें ये लिमिट पहले पहुंच जाता है ना। अरे ये रफ्तार आपको जनरली आएगा, मान लो ये आ रहा 30, तो ये आएगा 40, तो 30 तो पहले आ जाएगा ना, मतलब बस पलट जाएगा, है ना। और फार्मूला 1 कार में देखोगे कि ये जल्दी आ जाता है और ये लेट से आता है, क्योंकि उसका हाइट बहुत छोटा होता है, स्किड करता है ना, बाहर स्किड करके निकल जाता है। कभी बहुत तेज टर्न लेता है तो देखोगे वो ट्रैक से बाहर निकल जाता है स्किड करके, वो टॉपल
नहीं करता, उसमें ये जल्दी आ जाता है, ये लेट से आता है, इसलिए उसका हाइट कम बनाया जाता है ताकि ये लेट से आए, नहीं कि टर्न मारे जोर से फार्मूला 1 पलटी मार रहा। समझ में आया? अरे समझ में आया, थोड़ा थोड़ा, लिटिल लिटिल। पक्का? अच्छा, देखो हम लोग ज़्यादातर कार जो यूज में है वो होता है फ्रंट व्हील ड्राइव, मतलब इंजन से पावर किसको मिलता है? आगे वाले चक्के को, ठीक है, पीछे वाले को नहीं, जनरली, है ना, फ्रंट व्हील ड्राइव होता है। अब नैनो की बात नहीं कर रहा, ठीक है। जनरली जो कार आप लोग देखते हो मोस्ट ऑफ देम आर फ्रंट व्हील ड्राइव, मतलब इंजन पावर किसको देता है? आगे के चक्के। कोई दिक्कत? ठीक। अब क्या होता है ना कि ये फोर्स नहीं लगाता, इंजन घूमता है, जिससे आगे के चक्के पे क्या लगता है? टॉर्क। क्या लगता है? टॉर्क। अरे इंजन शाफ्ट से चक्का जुड़ा हुआ, अब शाफ्ट घूमेगा तो चक्का को भी घुमाएगा अपने साथ, है ना। अभी हम आपको समझाएंगे कि फरारी और दूसरे कार में क्या अंतर है, जबकि दोनों का जो टायर है वो तो रबर का ही बना। और आप लॉजिकली सोच रहे हो कि सर आप तो बोलते हो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? म्यू एन होता है। तो ऐसा करते हैं कि फरारी और एक और गाड़ी उसी के वजन का ले लेते हैं, उसमें सेम टायर लगा देंगे, तो दोनों पे फोर्स कितना लगेगा? म्यू जी। तो दोनों का एक्सेलेरेशन कितना होगा? म्यू जी। तो दोनों एक ही रफ्तार से चलेगा। बट क्या ऐसा होता है? नहीं होता। पैसा टायर का नहीं लगता, पैसा इंजन का लगता है ना। फरारी का इंजन बहुत पावरफुल होता है, और मारुति स्विफ्ट डिजायर का इंजन उसके मुकाबले बहुत कम पावरफुल होता है। बोलोगे सर इंजन कार को कैसे चलाता है? अभी समझाता। इंजन क्या करता है? इस व्हील को रोटेट करता है, इस पर टॉर्क लगाता है। तो इंजन ऐसे टॉर्क लगाएगा, ध्यान से देखो, लगाएगा। इंजन जैसे ही टॉर्क लगाएगा तो व्हील का ये पॉइंट ग्राउंड के रिलेटिव किधर भागने की कोशिश करेगा? पीछे। तो ग्राउंड इस पर फ्रिक्शन किधर लगाएगा? आगे। हम इसको बोल रहे हैं फ्रिक्शन ऑन ड्राइव व्हील, इसको ड्राइव व्हील बोलते हैं, जहां इंजन से पावर मिल रहा होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? फ्रिक्शन ऑन ड्राइव व्हील, यहां तक में कोई दिक्कत? अच्छा, इस पे इसका सेंटर के अबाउट टॉर्क लिखो। मान लो ये ऐसे घुमाया तो ये कितने से घूमने लगा? अल्फा से। कितने से घूमने लगा? अल्फा। कोई दिक्कत? तो इक्वेशन क्या लिखोगे? इधर का टॉर्क क्या? टाउ, और इधर का टॉर्क एफ डी इंटू आर, वेर आर इज द रेडियस ऑफ द व्हील, इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अरे होगा। अच्छा, जैसे ये कार अब आगे बढ़ेगा, ये फोर्स जो आगे लगा इस पे, है ना, तो ये व्हील का ये पॉइंट भी किधर बढ़ना चाहेगा? आगे। अरे ये भी घूम नहीं रहा ना, इसको कोई टॉर्क थोड़े दी है, ये तो चुपचाप रेस्ट पे था। तो जैसे ही कार आगे मूव किया इस फोर्स के कारण, तो ये व्हील घूमेगा। कैसे घूमेगा बताते हैं। जैसे थोड़ा सा मूव करेगा तो ये पॉइंट ग्राउंड का रिलेटिव आगे स्लिप करेगा, तो इस पर फ्रिक्शन किधर लग जाएगा? पीछे। इसको बोलते हैं फ्रिक्शन ऑन रियर व्हील, फ्रिक्शन ऑन रियर व्हील। कोई दिक्कत? अच्छा, इंजन जो फोर्स लगा रहा है क्या उससे कार चल रहा है? नहीं, नहीं, इंजन तो टॉर्क दे रहा, उस टॉर्क के कारण अगला व्हील घूमना चाहता है तो उस पर फ्रिक्शन लगा, ताकि ये उस टॉर्क को बैलेंस कर सके, ताकि यहां पे स्लिपिंग नहीं हो। और अच्छे से सोच सकते हो इसको। देखो ये कार का व्हील किस चीज से बना होता है? लोहे से। उसमें लगा होता है टायर। टायर में क्या भरते हैं हम लोग? ताकि बहुत भारी हो जाए कि हल्का? हल्का, हल्का रहे। अरे है ना, आजकल सुनोगे अलॉय व्हील लगाते हैं। क्यों? अलॉय व्हील हल्का होता है ना। तो अगर ये
इस पे ध्यान दो तो ये टर्म बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा। अरे आई बराबर एम आर स्क्वायर क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है ना, आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है ना, मास इंटू दूरी। तो इसमें जो सेंटर से दूर वाला हिस्सा है वो तो हवा भरा हुआ, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है व्हील का, बहुत कम होता है। तो यहाँ पे आप ऐसे सोच सकते हो कि टॉर्क इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ डी आर, मतलब इंजन जितना ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा आगे वाले व्हील पे उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। अरे लगेगा ना। पीछे वाले व्हील के लिए सोचो, एफ आर इक्वल टू, ये भी अल्फा से घूमेगा, आई अल्फा, अगेन ये बहुत छोटा, अरे बहुत छोटा, तो दैट मीन्स कि एफ डी विल बी वेरी लार्जर देन एफ आर। होगा, अरे होगा, एफ डी विल बी वेरी लार्जर देन एफ आर। एफ डी कार के टॉर्क को बैलेंस कर रहा है और वो एफ आर किसके बराबर है, आई अल्फा, जिसको अभी तुरंत बताएं कि क्या है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बहुत हल्का है। अरे है ना। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि इस पे लगने वाला जो आगे का फोर्स है वो पीछे वाले फोर्स से बहुत ज़्यादा है, इसलिए कार आगे एक्सीलरेट कर रहा है। अरे कर रहा है ना। अब सवाल ये आता है कि सर एक ही टायर लगाओ, एक ही जैसा सब कुछ, वजन लाद दो, तो फरारी और नैनो एक रफ्तार में क्यों नहीं चलेगा? तो उसका रीज़न है इंजन, है ना। फरारी का इंजन जो टॉर्क, जो पावर प्रोड्यूस करेगा, उसके सामने नैनो का इंजन फुस। अरे उसको जो ड्राइव व्हील पे फ्रिक्शन मिलेगा वो कितना होगा, आप ही देखो ना, एफ डी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टॉर्क अपॉन आर। तो उसके इंजन में तो टॉर्क ही बहुत कम प्रोड्यूस होगा, तो ड्राइव व्हील पे बहुत फ्रिक्शन थोड़ा ही मिलेगा, हल्का मिलेगा, तो धीरे धीरे एक्सेलरेट करेगा। फेरारी में ड्राइव व्हील पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो वो तेजी से एक्सेलरेट करेगा, है कि नहीं। अब आप बोलोगे सर तो फिर ये म्यू जी क्या है, या म्यू एम जी क्या? अरे ये तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, यहां तक शायद ही कोई कार का व्हील पहुंच पाता है। ये जो फ्रिक्शन है ना, इसका वैल्यू यहां तक शायद ही किसी कार का पहुंच पाता है। समझ में आया? अरे समझ में आ रहा है। अरे स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 0 से लेके कहां तक होता है, म्यू एम जी तक। अब कोई कार इतना फ्रिक्शन निकाल पा रहा जमीन से और कोई कार इतना फ्रिक्शन निकाल पा रहा जमीन से, तो कौन ज़्यादा तेज चलेगा? जो ज़्यादा फ्रिक्शन निकाल पा रहा ड्राइव व्हील पे। अरे है ना, यहां तो कोई पहुंचता ही नहीं, है ना, तब तो अल्टीमेट एक्सेलेरेशन हो जाएगा, उसके बाद तो एक्सेलेरेट कर ही नहीं सकता, है ना। समझ में? कैनेटिक स्टैटिक ही लगे मैक्सिमम, पर वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो मेरा मेन मोटिव क्या होता है कि इंजन से मैक्सिमम टॉर्क डेवलप करें, जिससे हमको ड्राइव व्हील पे मैक्सिमम फोर्स मिले। अरे समझ में आया कि आप लोग को साइकिल से ही समझाए, कार तो समझते नहीं हो, साइकिल से ही समझा, है कि नहीं। साइकिल में उल्टा होता है, साइकिल में जब आप पैडल मारते हो ना, देखो ये ऐसे समझा देते हैं, गरीब लोग हो आप लोग। क्योंकि पिछला चक्का को कोई टॉर्क नहीं मिल रहा होता, ठीक है। ये पैडल है, ये इससे जुड़ा हुआ है, तो आप पैडल को धक्का नहीं मारते हो, पैडल को घुमाते हो, बेसिकली टॉर्क देते हो। ये टॉर्क ट्रांसफर होता है इस गियर के थ्रू इस व्हील पे, अरे होता है, जिसके कारण ये व्हील ऐसे रोटेट करता है। तो ग्राउंड के रिलेटिव ये पॉइंट पीछे जाना चाहेगा, तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे। इसको ड्राइव व्हील बोल लेते हैं। जैसे फ्रिक्शन आगे लगेगा तो ये पहिया थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तो ये पॉइंट ग्राउंड का रिलेटिव किधर जाना चाहेगा, आगे, तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे। फ्रिक्शन ऑन नॉन ड्राइव व्हील, समझ में आया। लेकिन ये फ्रिक्शन इस फ्रिक्शन से बहुत ज़्यादा, क्यों? क्योंकि आप जोर जोर से पैडल मार रहे हो, दम लगा रहे हो, अरे है ना।
तो यहाँ जो टॉर्क आप क्रिएट कर रहे हो उसी के रिस्पॉन्स में ये फ्रिक्शन क्रिएट होगा, उस टॉर्क को बैलेंस करने के लिए, ताकि यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो। और साइकिल का पहिया अगेन बहुत हल्का, अरे होता है ना, अरे होता है कि नहीं। तो मान लो जब आप पैडल मारे तो इसको टॉर्क कैसे मिला, तो आप क्या लिखोगे, टॉर्क माइनस एफ डी आर बराबर आई अल्फा। तो एफ डी क्या हो जाएगा, टॉर्क अपॉन आर, क्योंकि ये नेग्लिजिबल है अगेन। अरे समझ में आ रहा है। तो आप जितना जोर से पैडल मारोगे उतना ज़्यादा फ्रिक्शन आप ग्राउंड से ले पाओगे, उस आपका साइकिल उतना जोर से चलेगा। सेम, वहाँ पे पैडल की जगह पे इंजन लगा होता। समझ में आया। तो ये कार की कहानी थोड़ी थोड़ी समझ में आई। और एक चीज़ बताते हैं यहीं पे लगे हाथ, कि जो ढलान होता है ना, ढलान पे जो फ्रंट व्हील ड्राइव वाला कार होता है उसको चढ़ना मुश्किल होता है। सोचो 5 मिनट, फिर बताएंगे क्यों। जो 4 व्हील ड्राइव है वो तो चलेगा, है ना, लेकिन फ्रंट व्हील ड्राइव वाला कार को जनरली तकलीफ होती है ढलान पे चढ़ने में, ढलान पे चढ़ने में। ठीक है, क्यों होती है अभी बताएंगे, पहले इसको लिखो तो सही सब चीज़ को। चल, ये गाड़ी आगे जा रहा है, ठीक है, ऊपर चढ़ने का कोशिश कर रहा, तो इसको ऊपर चढ़ाने में तकलीफ क्यों होती है तुरंत समझ जाओगे। इसको ऊपर कौन ले जाता, फ्रंट व्हील में ये ऊपर ले जाता है, इस पर तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा रियर व्हील में। फ्रंट व्हील पर फ्रिक्शन आगे और रियर व्हील पर फ्रिक्शन पीछे। ठीक है सर, अच्छी बात है। अब मेरी बात सुन, इस पे नॉर्मल होगा ऐसे, नॉर्मल ऑन ड्राइव व्हील, नॉर्मल ऑन रियर व्हील। कौन सा नॉर्मल ज़्यादा होगा आपके हिसाब से? पीछे वाले पे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर के अबाउट अगर आप टॉर्क लोगे, देखो तो ये इसको इधर घुमाना चाह रहा है, तो ये नॉर्मल थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा। अरे पड़ेगा ना, फ्रंट व्हील पे नॉर्मल थोड़ा सा कम पड़ेगा। नॉर्मल कम पड़ेगा तो ये फ्रिक्शन भी कम मिलेगा, ये फ्रिक्शन भी थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। अरे है ना, डैट मीन्स इसको चढ़ाने में थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, एक्सेलरेट करना पड़ता है ना, ज़्यादा पावर इंजन को देना पड़ता है, इसलिए इंजन ज़्यादा आवाज़ भी करता। कभी कोई ढलान पे देखते हो, बाइक को खींचते हो, बाइक को ज़्यादा स्टेप ढलान पे खींचते हो, देखते हो आवाज़ कैसे करता है, क्योंकि उस समय उसको ज़्यादा पावर डिलीवर करना पड़ रहा है। क्योंकि नॉर्मल जो कम हो रहा है उसके कारण जो फ्रिक्शन कम हो रहा है उसको कैसे बढ़ाएगा, ज़्यादा टॉर्क देके। ज़्यादा टॉर्क देगा तो उसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन अपने आप ज़्यादा लगेगा फिर, है ना, तो आवाज़ करता है। 4 व्हीलर भी करता है, ढलान पे खींचोगे तो तेज़ आवाज़ के साथ चढ़ता है ना, क्योंकि इंजन उस समय ज़्यादा जोर, ज़्यादा स्पिन कर रहा होता ताकि ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस। वो एकदम उस बैंड में जाने की कोशिश करता है ना कि जहाँ पे वो मैक्सिमम टॉर्क दे रहा हो। ठीक है, तो इसलिए इंजन अपना ज़्यादा उसको रेव करना पड़ता है। नहीं ऐसा जनरली तो बहुत कार का, देखो इस समय विड्थ ये हो गया ना, जिसको आप लेंथ बोलते हो वो विड्थ का काम कर रहा, तो वो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है ऐसा ढलान पे जा रहे कार उलट गए, तब ढलान ऐसे बना तो हो जाएगा टॉपिंग। ढलान ज़्यादा बना, अबे विड्थ ये हो गया ना अभी कार का, उस समय पीछे से देख रहे थे ऐसे, वो विड्थ था, अब की बार ये विड्थ है। विड्थ बढ़ाने से टॉपलिंग का चांस कम होता, तो अभी तो कम चांस है टॉपलिंग का। नैनो पलट सकता है, नैनो छोटा होता डब्बा जैसा, ज़्यादा ढलान है, स्टिप ढलान है, तो हो सकता है वो कल्टी मार दे। समझ में आया? पक्का? जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 76 ट्राई करो, 4 से 5 मिनट का टाइम। देखो पहला पार्ट में बोल रहा है कि एक स्फेयर है, हॉलो स्फेयर है,
इसको थीटा वाले इंक्लाइन पे छोड़ दिए, प्योर रोलिंग हो रहा है तो म्यू का वैल्यू बताना, मिनिमम कोफिशिएंट म्यू। मतलब जब वो रोल कर रहा है तो फ्रिक्शन अपने लिमिट पे लग रहा है, यही है ना। अरे उससे कम फ्रिक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। मतलब उसमें फ्रिक्शन क्या लग रहा है, अपने लिमिट पे लग रहा है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ सिंपली। मान लो ये स्फीयर है, नॉर्मल mg cos थीटा mg साइन थीटा, और फ्रिक्शन अपने लिमिट पे लग रहा होगा। अरे तभी तो मिनिमम फ्रिक्शन से काम चल रहा है ना, यानी म्यू mg cos थीटा। अरे होगा, मान लो ये ए से एक्सेलेरेट कर रहा है और अल्फा से घूम रहा है, तो एक इक्वेशन तो आ जाएगा ए बराबर अल्फा आर, प्योर रोलिंग का कंडीशन बोला, प्योर रोल करते हुए नीचे जा रहा है ना। तो क्या इक्वेशन लिखोगे नीचे, mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा बराबर ma, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन बताओ, जल्दी बताओ, टॉर्क का इक्वेशन। तो टॉर्क है म्यू mg cos थीटा इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा 2/3 mr स्क्वायर, और अल्फा को क्या लिख सकते हो, a बाय आर। तो ये एक आर, ये एक आर, और ये एक आर, ये एक आर कट गया, ठीक है। तो यहाँ से ma का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/2 म्यू mg cos थीटा। अरे आएगा, देखना गड़बड़ नहीं हो कैलकुलेशन में। इसको उठा के इसमें पुट कर दो ma के जगह, a के जगह पे। अच्छा सिर्फ a चाहिए तो वहाँ पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा बराबर 3/2 म्यू जी कॉस थीटा। अरे होगा, तो इसको इधर ले आओ, जी साइन थीटा, जी भी मर जाएगा ना, हाँ। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू म्यू, और 3/2 प्लस 1 5/2। तो म्यू बराबर आ जाएगा 2/5 टेन थीटा। अगर इतना म्यू है तो ये प्योर रोल करता हुआ नीचे आ जाएगा। अरे है ना, अगर इतना म्यू है तो ये प्योर रोल करता हुआ नीचे आ जाएगा। इस सवाल का अगला पार्ट आप कम से कम खुद से ट्राई करो, ठीक है। इस सवाल का अगला पार्ट बोलता है कि अब फ्रिक्शन कोफिशिएंट इतना नहीं है, इससे आधा है। अगर इससे आधा है तो क्या ये रोल करेगा, नहीं, स्लाइड करता हुआ आएगा, घूमेगा भी और घिसटाते हुए आएगा, आएगा ना, रोलिंग विथ स्लिपिंग। अरे होगा, तो बोल रहा है कि जब ये एल डिस्टेंस नीचे आ गया, एल डिस्टेंस नीचे आ गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है, किसकी, बॉल की। तो इसका हम दो सॉल्यूशन बताएंगे, एक सॉल्यूशन गलत होगा और दूसरा सही होगा। तो पहले ट्राई तो करो, ठीक है। कितना डिस्टेंस नीचे आया, एल, ठीक है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट पिछले बार जितना आया था उसका आधा यूज करना है ना। इसका मतलब क्या होगा, ये पॉइंट इसके रिलेटिव आगे स्लाइड कर रहा होगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि प्योर रोलिंग नहीं हो रहा, तो ये जैसे नीचे जाएगा, तो अगर प्योर रोलिंग होता तो ये इतना फ्रिक्शन सफिशिएंट था कि इसको एक अल्फा देता जो कि a/r के बराबर होता, यहाँ नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये घूमेगा धीरे धीरे और स्लाइड तेजी से करेगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा, अरे यहाँ पे स्लिपिंग भी होगा, ठीक है। मतलब इतना टॉर्क नहीं दे पाएगा फ्रिक्शन कि a बराबर अल्फा आर वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो। समझ में आया ना, अगर वो सेटिस्फाई हो जाएगा तब तो प्योर रोलिंग होने लगेगा, है कि नहीं।
तो इसमें आप गलती क्या करते हो वो पहले ध्यान से देखो। कुछ बच्चे इसमें ऐसा ले लेते हैं कि देखो सर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, कितना लगेगा, म्यू एम जी कॉस थीटा। बिल्कुल सही है, फ्रिक्शन इतना ही लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और म्यू का वैल्यू हम पुट कर लेंगे अलग से। और क्या फोर्स लग रहा है, एम जी कितना दूर चला, एल, तो लिखोगे वर्क डन बाय एम जी बराबर एम जी, ये एंगल मान लो थीटा, तो एम जी एल साइन थीटा, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या लिखोगे, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एल। फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आ गया, दिस मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अरे होगा हाफ एम बी स्क्वायर। सॉल्व करोगे गलत आंसर आएगा। इसमें सबसे बड़ा गलती क्या किए हैं, कोई बता पाएगा? इसमें सबसे बड़ा गलती कहाँ है, कोई बता पाएगा? सबसे बड़ा गलती तो यही है कि फ्रिक्शन में हम आपको सिखाए थे, सॉरी वर्क में आपको सिखाए थे किसका डिस्प्लेसमेंट, क्या फ्रिक्शन सेंटर पे लग रहा है, तो कैसे आप फ्रिक्शन को सेंटर के डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिए? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन सॉरी वर्क में जो F डॉट डी एस होता है उसमें डी एस कौन सा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और ये पॉइंट कितना डिस्प्लेस हुआ हमको क्या पता, क्योंकि ये तो ऐसे घूम रहा है ना, तो ये जरूरी नहीं कि जब ये यहाँ पे आया होगा तो यही पॉइंट नीचे भी होगा, ये घूम भी रहा है साथ में। अरे ठीक है बहुत तेजी से नहीं, लेकिन धीरे धीरे तो घूम रहा है ना, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो ये गलती समझ में आई। गलती तो ये है कि जो वर्क निकालते हो उसमें F डॉट डी एस में ds क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, किसी भी पॉइंट का नहीं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सबसे बेस्ट तरीका जो इसका है, बिल्कुल मस्त फोर्स एनालिसिस से चलो। ये एंगल थीटा, ये आपका स्फीयर, इस पे इधर फोर्स क्या लग रहा है, एम जी साइन थीटा, और फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन क्या लग रहा है, म्यू एम जी कॉस थीटा लग रहा है। मान लेते ये लुढ़क के यहाँ से यहाँ टी टाइम में पहुँच गया, कितने देर में, टी टाइम में। स्टार्ट कितने से किया था, अरे हम सिर्फ सेंटर की बात कर रहे हैं, सेंटर कितने से स्टार्ट किया था, 0 से। सेंटर का एक्सेलरेशन क्या होगा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा बाय मास। ये किसी को दिक्कत है? और एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स बटा मास। अच्छा इस एक्सेलरेशन से चल रहा है तो इसको L दूरी कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो हाफ इंटू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर बराबर L। ये कहाँ से आ गया सर, हाँ डिस्प्लेसमेंट बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम निकाल सकते हो, कितना आएगा, √2L बाय जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अच्छा यहाँ आने पे इसके सेंटर का वेलोसिटी भी तो निकाल सकते हो, v बराबर u प्लस ए टी। अरे v बराबर u प्लस ए टी, तो v बराबर हो जाएगा u प्लस ए टी, यानी ये a पता है और
टी पता है, हमको सब पता है, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इस पे टॉर्क भी तो लग रहा है, इस फ्रिक्शन के कारण टॉर्क भी तो लग रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। कितना टॉर्क लग रहा है? म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा 2/3 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। क्या यहाँ पे अल्फा को ए बाय आर लिख सकते हैं? क्या अल्फा को ए बाय आर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, प्योर रोलिंग नहीं हो रहा है, तो अल्फा को ए बाय आर नहीं लिख सकते हैं। ये आर से ये आर गया, एम से एम गया, तो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा बताओ? म्यू जी कॉस थीटा 3/2 आर। एक आर आएगा ना इधर से? बोलोगे सर अल्फा निकालने से क्या हुआ? अगर आपको अल्फा पता और कितना देर में यहां से यहां आया, तो उस दौरान इसका ओमेगा कितना हो जाएगा? ओमेगा बराबर अल्फा टी। जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अरे हो जाएगा रे, लिखा हुआ था ना कि इसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कभी कभी बोल लेते हैं, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एम पता है, आई पता है, आई कितना 2/3 एम आर स्क्वायर, ठीक है। भी पता है, यहाँ से क्या क्या यूज़ करो भी के लिए 80, तो भी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। सारा वैल्यू पुट करो, सारा वैल्यू पुट करो, और काइनेटिक एनर्जी सही से बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू हमको चाहिए। गड़बड़ किए तो कूट देंगे हम। सारा वैल्यू एकदम सही से पुट करो, बिल्कुल सही आंसर आएगा। और म्यू का वैल्यू कितना लेना है? हाँ 2/5 टेन थीटा आया था ना, तो 1/5 टेन थीटा। सारा चीज बता दिए, सॉल्व करो आप। ये देखो सारा वैल्यू पुट करना है यहाँ। अच्छा ये रॉन्ग सॉल्यूशन है, ये सब रॉन्ग सॉल्यूशन नहीं है। सारा वैल्यू उठा के इसमें पुट करना, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस का काम है, ठीक। ए को वहीं सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, और अल्फा को भी वहीं सॉल्व कर लेना म्यू डाल के। जब इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 7/8 एल जी साइन थीटा इंटू एम, ठीक है। करके देखना, नहीं होता है तो बताना, ठीक है। डाउट सेक्शन में पूछ लेना, कोई दिक्कत? फिर से लिख के हम सॉल्व करके देंगे, और क्या करें। तो जल्दी से यहाँ तक नोट कर लो।